डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि है नॉर्मेलिटी। तो इससे पहले कल हमने की थी लास्ट इसके लेक्चर 2 के अंदर हमने मोलरिटी और मोलरिटी के दोनों के बारे में डिस्कस किया था, उनके रिलेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट वाली कंसंट्रेशन टर्म पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी। अब ये क्या है नॉर्मेलिटी? तो देखो इसमें मोल वर्ड कहीं नहीं है, तो यहाँ मोल्स नहीं लेने वाले, किसके? सॉल्यूट के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, टेम्परेचर इसका डिपेंडेंट होने का मतलब है क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व हो रही है? वॉल्यूम। जैसे कि अभी आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इस पर जरा ध्यान देना बेटा, इस टर्म में, इस कंसंट्रेशन टर्म में मोल्स कहीं भी नहीं है। इस टर्म में जो आपको मिलने वाले वो क्या मिलने वाले? ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जो कि कहाँ है, किसके हैं? सॉल्यूट के, जो कि डिसॉल्व होंगे। और कैसे डिसॉल्व होंगे? पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे आपको वॉल्यूम लेनी है, और किसकी वॉल्यूम लेनी है? सॉल्यूशन की। तो यहाँ जो सॉल्यूशन की आपने वॉल्यूम ली है वो लीटर में लेनी है ना। तो याद करो कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम को इन्वॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर जो है उससे अफेक्ट होती है। तो जब नॉर्मेलिटी वॉल्यूम को कंटेन किया हुआ है तो ये नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर से क्या होगी? अफेक्ट होगी। इसलिए हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है पॉइंट? चलो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका? तो हम ये लिख सकते हैं एन कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को। और ये क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ इन लीटर। ठीक है, जो किस में लेके चले हम? लीटर के अंदर। फिर हमारा एन, अगेन वही नॉर्मेलिटी। फिर क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000। वाई इट इज़ 1000 है ना? बिकॉज यहाँ जो वॉल्यूम है वो मैंने अब किस में लिए बेटा? मिलीलीटर में। यहाँ लीटर थी तो 1000 को मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जैसे ही मैंने मिलीलीटर में ली है तो या तो आप वॉल्यूम को मिलीलीटर से पहले लीटर में चेंज कर लो, या फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं और इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं तो यहाँ देखो एन, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे हो, 11th में पढ़ा था, अब दोबारा है और यूज़ भी बहुत कम होता है ये। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या? मोल्स तो देखो सबको क्लियर है, मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, बड़े आराम से आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स एक्चुअली क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या होगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोल्स क्या होते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा यहाँ मोलर मास नहीं है, तो यहाँ हम क्या लेके चलते हैं? इक्विवेलेंट मास। तो इसके बाद जस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास होता है क्या है एक्चुअली। तो चलो थोड़ा फॉर्मूले को हम यहाँ देख लेते हैं क्या बनने वाला है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह बेटा मैंने क्या लिख दिया? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दैट मीन्स WB। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? WB। तो WB बाई EB इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में बेटा? यहाँ मिलीलीटर में, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से। तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम लेके चलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सारा क्या, तो पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इक्विवेलेंट मास है क्या बेसिकली। तो देखो क्या कहता है, जो इक्विवेलेंट मास है हमारा E से इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज़ टोटली डिफरेंट देन द एटॉमिक मास और द मोलर मास, है ना। जो अभी तक हम एटॉमिक मास पढ़ते आए हैं, जो AMU में होता है एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, या मोलर मास 1 मोल का जो मास होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है कौन? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आपका वेरिएबल हो सकता है, ये ध्यान रखना, बट इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, तो वेरिएबल की तरह ले सकते हैं। बट जो एटॉमिक मास और मोलर मास उसकी वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी? फिक्स मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट इक्विवेलेंट मास चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको आगे पता चल जाए क्यों ये वेरिएबल हो सकता है। तो देखो ध्यान से, वेरिएबल का समझिए, चेंज हो जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। नोट सेकंड पढ़ो, क्या कहता है इक्विवेलेंट मास बेसिकली है क्या? तो कहता है इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का क्या है? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, यानी कि मास का वो हिस्सा है ना, वो नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब मास का वो हिस्सा किसका? इसी सब्सटेंस का जो कंबाइन हो रहा है ना, वो मास किसी भी सब्सटेंस का जो कंबाइन हो रहा है किसके साथ? या डिस्प्लेस कर रहा है
ये ध्यान रखना, कंबाइन हो रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 1.008 बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इतने मास को या तो डिस्प्लेस करेगा या उसके साथ रिएक्ट करेगा। किसका मास, मास ऑफ ए सब्सटेंस, जिसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाई मास, और 35.5 पार्ट्स बाई मास ऑफ क्लोरीन। तो किसी भी क्लोरीन यानी क्लोरीन की जो आपकी अमाउंट है उसके 35.5 पार्ट्स बाई मास से जितना मास किसी सब्सटेंस का उसके साथ रिएक्ट करता है या क्लोरीन को रिलीज़ करता है, उसी मास को जो यूज़ हुआ इसको डिस्प्लेस करने के लिए, कंबाइन होने के लिए, उसी मास को हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, इक्विवेलेंट मास। देखो नाम से पता लग रहा है इक्विवेलेंट, यानी कि ऐसा मास जो इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो। किसके इक्वल हो, जो इतने मास यानी कि 35.5 पार्ट्स बाई मास क्लोरीन के साथ कंबाइन कर गया हो, या 1.008 बाई मास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया हो, या 8 ग्राम या 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया हो। इसका मतलब जितना इनके पास पार्ट्स बाई मास है उतने ही पार्ट्स को ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसी के इक्वल जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेस करने के लिए, कंबाइन होने के लिए। उसी को हम किसके नाम से जानेंगे, इक्विवेलेंट मास के लिए जानेंगे। ठीक है, तो हम ये भी ध्यान रखना कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं। अब कई बार क्या होता है, जैसे अब मैंने बोला आपको कि ये इसको इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल जाएगा। इक्वल का मतलब क्या बेटा, ये मत सोचना कि इसका 35.5 है तो ये भी 30, ये जो सब्सटेंस है ये भी 35.5 जाए, ऐसा नहीं है। इस 35.5 को कितना मास जाकर इक्वलाइज कर रहा है, या हम कह सकते हैं कितने मास की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, हो सकता हो 10 ग्राम से कर रहा हो सकता हो 1 ग्राम से भी कर रहा हो, लेकिन इस मास को वो क्या कर रहा है, जाकर इतने मास को या तो इसके साथ कंबाइन हो रहा है या इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस चीज़ को समझना। ठीक है, नेक्स्ट नोट थर्ड, इसमें क्या है कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो आपको आती है नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो है ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी के जो न्यूमेरिकल्स है उसको कैलकुलेट कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको एक भी न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं होने वाला। तो यहाँ जो चीज़ें हैं, ये जो फॉर्मूला है यानी कि नोट थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जितने फॉर्मूले इसको ज़रा हम ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना माइंड के अंदर। तो क्या होता है देखो जरा ध्यान से, अगर किसी ने मेरे को कहा आपके पास कोई एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट मास बताओ क्या होगा, तो किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट मास होता है बेटा वो इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का आप क्या ले लो, क्योंकि एलिमेंट है तो ऑब्वियस उसका क्या होगा, एटॉमिक मास। सब्सटेंस होता तो उसका क्या होता है, मोलर मास या मोलिकुलर मास होता है ना, कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एलिमेंट का हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास। तो जितना भी उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा, वैलेंसी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे हम, वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ई आयन का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ आयन कि जो आयन है उसका आपको फॉर्मूला मास। अब बात आती है फॉर्मूला वर्ड कहाँ से आया, मास ऑफ आयन ही लिख देते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कैटायन और एक एनायन मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सॉरी वो क्या कहते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम फॉर्मूला यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उनको, फॉर्मूला यूनिट्स। तो उसके मास को हम फॉर्मूला यूनिट मास भी कहते हैं। तो याद रखना, आयनिक कंपाउंड का मास मॉलिक्यूलर मास के नाम से नहीं बल्कि किसके नाम से जाना जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो ई आयन है यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन है वो किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला मास ऑफ दैट आयन अपॉन में चार्ज ऑन द आयन। तो जितना भी उस आयन के ऊपर चार्ज होगा उसी से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या निकल के आने वाला है, ई आयन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्या है, ई एसिड। ई एसिड का मतलब क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, कि किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो आप फटाफट कहोगे मोलर मास ऑफ दैट एसिड, है ना, जो भी आपने एसिड लिया उसका मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी। क्या लेके चलोगे, बेसिसिटी। अब कईयों को लगता है बेसिसिटी तो बेस की होगी, नहीं बेटा, बेसिसिटी बेस की नहीं, बेसिसिटी एसिड की होती है। इसका मतलब क्या है कि वो एसिड अपने में से कितने H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है।
ठीक है। यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हो ये जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव है ये कौन से है, रिप्लेसेबल है, यानी कि जिसको वो रिप्लेस कर सकता है। तो कितने H पॉजिटिव आयन को वो एसिड रिप्लेस कर सकता है, उतने ही नंबर से उसके एसिड के मोलर मास को क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक। फिर कौन है, ई बेस। ई बेस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। तो वो क्या होगा, उस बेस का मोलर मास, मोलरिटी नहीं है ये, मोलर मास है। तो उस बेस का आप क्या ले लो, मोलर मास डिवाइडेड बाई किससे कर दो, एसिडिटी से। किससे डिवाइड करोगे बेटा, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगी, कितने OH नेगेटिव वो रिलीज करता है। देखो यहाँ बेसिसिटी किस चीज़ को बता रही है कि कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ एसिडिटी क्या बता रही है, बेस की क्या होगी, एसिडिटी, ठीक है। वो उसका मतलब क्या है, कितने OH नेगेटिव आयन वो अपने में से रिलीज कर सकता है, क्योंकि बेस का काम ही क्या होता है, बेस क्या होते हैं जो अपने में से क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव, और एसिड क्या होते हैं बेटा, जो अपने में से H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो कोई भी एसिड जब H पॉजिटिव रिलीज करता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है। और जितने होते हैं ये आपके बेस जो OH रिलीज करते हैं वो हमारे उनकी एसिडिटी कहलाती है, ठीक है। फिर क्या आता है, ई सॉल्ट। ए सॉल्ट का मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑफ ए सॉल्ट। तो वो क्या होगा, उस सॉल्ट का मोलर मास, या हम कह सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास अपॉन में चार्ज ऑन कैटायन, कि उस कैटायन पे कितना चार्ज है। तो ये थे आपका एक मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है, जो आपको एग्जाम में या आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, एक तो बेटा आपको पहले वाला ध्यान रखना, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आता है, एक आपको तीसरे वाला और एक आपको फोर्थ वाला, ये वाला। ये तीन तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, तीनों ध्यान रखने हैं क्योंकि इनका यूज़ बार बार होता रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, क्या मैंने कहा कि यहाँ आप इक्विवेलेंट मास निकालो बेटा, CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लेना है, इस बेस का मोलर मास, OH है तो बेटा बेस वो है, इस बेस का मोलर मास डिवाइड किससे करना है, बेस है तो उसकी एसिडिटी से। एसिडिटी का मतलब क्या है कि कितने OH आयन को वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम का जो मास है वो ले लो, कितना होगा 40, O का कितना है 16, H का कितना है 17, तो 17 कितना हो गया 34 है ना, और 40 हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया, मोलर मास देखो 74 हो गया। डिवाइडेड बाई किससे किया मैंने, 2 से। अब आप कहोगे 2 से क्यों कहा, क्योंकि 2 इसकी क्या है, बेस की एसिडिटी है। कैसे है बेटा एसिडिटी, बिकॉज ये कितने OH को रिलीज कर सकता है, 2 OH को। देख रहे हो ना यहाँ पे 2 H को रिलीज कर सकता है नेगेटिव को, तो इसलिए डिवाइडेड बाई किससे होगा 2। तो कितना आ गया आपका 37। तो आपका जो यहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, 37 ग्राम इक्विवेलेंट। याद रखना, जो हमारा मोलर मास है बेटा वो किससे डिनोट करते हैं हम, ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, बट यहाँ इक्विवेलेंट मास की क्या यूनिट होती है, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो यूनिट का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। ये क्या होगा बेटा, तो 98 इज द मोलर मास ऑफ द H2SO4 एंड विच इज डिवाइडेड बाय द 2 क्या है, कितने H पॉजिटिव को रिलीज करता है। तो H2SO4 कितने H को रिलीज कर सकता है, 2 को, सबको पता है 2 H को पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है ये। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा कितनी वैल्यू देगा ये, 49। तो 49 इज द ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ऑफ दैट H2SO4। तो अब मैं आप छोटा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको खुद को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको देखो क्या कैलकुलेट करना है बेटा, लिख लो, इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको। किसका निकालना है, H3PO2, H3PO2, P फॉर फॉस्फोरस, O फॉर ऑक्सीजन। दूसरा निकालना है आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3, H3PO3। और तीसरा जो निकालना है वो आपको किसका निकालना है बेटा, H3PO4, H3PO4। इसका आपको इन तीनों का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, निकाल के बताना है इसका कितना आएगा कितना नहीं। चलो कोशिश करना। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने नोट 4 पे। क्या है 4th नोट आपका, हाँ ये वही चीज़ें आ गई जो हमने पढ़ी थी मोलारिटी के लिए। क्या
कहता है जैसे मोलरिटी है वैसे ही हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है। किसके लिए? डाइल्यूशन के लिए। तो वहाँ भी हमने डाइल्यूशन के लिए पढ़ी थी। तो याद करो ये फॉर्मूला m1v1 था इज इक्वल टू क्या था, m2v2। तो यहाँ नॉर्मेलिटी में क्या होगा बेटा, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। तो n1v1 क्या है, n1v1 वो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है जो बिफोर डाइल्यूशन है उस सॉल्यूशन की। आफ्टर डाइल्यूशन अब उसकी वॉल्यूम v1 से क्या हो जाएगी, v2। तो मैंने आपको बताया था जब वॉल्यूम चेंज होती है तो नॉर्मेलिटी या मोलरिटी सब चेंज हो जाती है, इसलिए n1 से वो क्या हो जाएगी, n2 हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे हमने मिक्सिंग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, याद हो तो आप मोलरिटी के में कल पीछे वाली लेक्चर 2 के अंदर आपको पता लग जाएगा। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं लेक्चर 3 में वो क्या है, नॉर्मेलिटी। तो इसलिए यहाँ हम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3 की जगह क्या लेंगे, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू n3v3। ठीक है, तो n1v1 क्या बेटा, सॉल्यूशन फर्स्ट, n2v2 क्या है, सॉल्यूशन सेकंड। दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करके क्या मिला हमें, n3v3। दिस इज द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, v3 कि v3 क्या होगी। तो बेटा देखो दो सॉल्यूशन को आप मिला रहे हो तो इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम क्या देगी, रिजल्टिंग वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम प्रोवाइड करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ जो v3 वो क्या होगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्लियर है, सेम वैसे ही है जैसे मोलरिटी के लिए पढ़ी थी। अब आ जाते हैं हम इन दोनों के रिलेशन के लिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखो कुछ फॉर्मूले क्या हैं जो आपने मोलरिटी के लिए पढ़े थे, वहाँ भी कुछ ऐसे ही था। याद करो x परसेंटेज था, या हम कह सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर गिवन है, एज वेल एज डेंसिटी गिवन है। सब न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी मैं आपको एक बार थ्योरी बता देता हूँ इसकी। जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन सब के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें मास फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ठीक है ना, इन सब के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो आपको सब कुछ चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी हर फॉर्मूले का यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू क्या आएगा, डी फॉर द डेंसिटी, इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 10 एंड डिवाइडेड बाय द ईबी। अब देखो ईबी क्या है, वहाँ था याद करो मोलरिटी के अंदर भी ये था परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू डी इनटू 10 बाई एमबी था, मोलर मास ऑफ बी। बट यहाँ मोलर मास नहीं, यहाँ इक्विवेलेंट मास लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ईबी। तो फ़र्क इतना ही याद रखना, अगर इस पूरे को एम से डिवाइड करोगे तो मोलरिटी हो जाएगी, अगर ई से डिवाइड करोगे तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी। क्लियर, चलो अब हम एक रिलेशन निकालते हैं एन और एम में। आपने देखा और एन और एम में काफ़ी चीज़ें सिमिलर सी दिखाई दे रही है ना। तो क्या इनके बीच में कोई रिश्तेदारी हो सकती है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप सेटअप हो सकता है कि अगर हम एक को निकालें, जैसे मान लिया मोलरिटी को निकाला, तो क्या डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, या मेरे को नॉर्मेलिटी पता है तो मैं डायरेक्ट मोलरिटी निकाल सकता हूँ। और ये हमने किया भी था, आपको याद होगा चैप्टर इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जहाँ एसिड बेस की हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ी थी, है ना। एसिडिक सॉल्यूशन मिल गया तो उसकी पीएच भी हमने निकाली थी, तो वहाँ हमने काफ़ी ये फॉर्मूले यूज़ किए थे। फिर भी एक बार दोबारा इसके रिलेशन को आप चेक कर लो क्या है। तो देखो स्ट्रेंथ, हम यहाँ कहते हैं स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ का सबसे पहली जो मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी बेटा, उसका नाम ही क्या था, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की हेल्प से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिकली ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो देखो ये कौन है, मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी। क्या होती है इसकी यूनिट, मोल पर लीटर। क्या होती है मोलरिटी की, मोल पर लीटर। एमबी, एमबी की क्या बताया था, मोलर मास। क्या होती है बेटा इसकी यूनिट, ग्राम पर मोल। क्या होगी, ग्राम पर मोल। तो देखो इसका मोल और मोलरिटी का मोल कट गए, क्योंकि इधर इन्वर्स है उधर ऊपर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, एमबी का ग्राम, और मोलरिटी का क्या बचा, वॉल्यूम। तो क्या है, ग्राम पर वॉल्यूम यानी कि ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ इज जस्ट इक्वल टू मोलरिटी इनटू एमबी। और ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है स्ट्रेंथ वाला, क्योंकि जब आप टाइट्रेशन करोगे, है ना, प्रैक्टिकल करोगे, तो वहाँ वो क्या करता है, पहले मोलरिटी निकालता है, देन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करवाता है। तो आपने मोलरिटी निकालनी है, टेबल होती है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, उससे निकालेंगे, और फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके तो हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ये फॉर्मूला रियली में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टाइट्रेशन, जो आपकी 12th के अंदर, 11th के अंदर भी आपको कराई गई थी, 12th के लिए भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना स्ट्रेंथ वाला जो है, ये जो रिलेशन है ये वाला, ठीक है। ऐसे ही आप नॉर्मेलिटी के लिए भी लेके चल सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी आपके, अगर आप देखते हो तो स्ट्रेंथ इज जस्ट इक्वल टू एन इंटू क्या आ जाएगा, ई बी। याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये जो मैंने किया थोड़ा सा डार्क किया ताकि आपको फॉर्मूले माइंड में हमेशा रहें, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये भी स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ।
तो जब दोनों स्ट्रेंथ के इक्वल है तो बेटा क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सॉरी ये वाले। तो यहाँ क्या आएगा, m इंटू एम बी इज इक्वल टू एन इंटू ई बी। तो देखो क्या होगा, अब मैंने n के नीचे m ले गया, देखो m वहाँ गया, यहाँ एम बी बाई क्या आ जाएगा, ई बी। तो इधर भी लिख सकता हूँ n बाई एम इज इक्वल टू एम बाई ई बी। और ये जो m बाई ई बी है, इसको हमने कॉन्स्टेंट से डिनोट किया, जिसको हमने n का नाम दिया, जिसको हम n फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, n फैक्टर भी कहला देगा। तो n बाई एम इज इक्वल टू n क्या हो जाएगा, n बाई एम इज इक्वल टू n फैक्टर या n। तो यहाँ से रिलेशन क्या बना, n इज इक्वल टू n इंटू n। तो याद रखना दोनों n कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, n और n, ये कैपिटल N नॉर्मेलिटी है, ये स्मॉल m आपका फैक्टर है, n फैक्टर। इनटू में क्या आ जाएगी, मोलरिटी कैपिटल M। अब स्मॉल n क्या किस चीज़ को डिनोट कर रहा था, स्मॉल n इज ऑलवेज डिनोटेड द एसिडिटी ऑफ ए बेस, बेसिसिटी ऑफ ए एसिड एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो जो हमने ये एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी जो निकाली थी, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, n के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कितना है कितना नहीं है उससे मल्टीप्लाई। जैसे मान ले चलो एक छोटा सिंपल सा मैं कहता हूँ कि मेरे को H2SO4 की मोलरिटी गिवन है, दैट इज 2 मोलर। किसी ने मेरे को कहा आपको मैंने एक H2SO4 सॉल्यूशन का दे दिया है, उसकी जो मोलरिटी है वो 2 मोलर है। ठीक है, चलो उसने कहा बताओ नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो बेटा देखो 2 मोलर का अंदर मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा, वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2। अब H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, क्योंकि वो एक एसिड है, तो H2SO4 कितने H छोड़ सकता है, 2। तो यहाँ 2 लिख दूंगा, n की जगह कितना है 2, मोलरिटी कितनी गिवन थी 2, तो 2 2 जा 4। तो हम कहेंगे कितना नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ, 4 नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको एक टर्म निकालनी है, दूसरी टर्म आपको सिंपली इस फॉर्मूले से फ्री मिलेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़र्क कितना है, मोलरिटी में मोल्स का यूज़ होता है पर लीटर वॉल्यूम, और आपके नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर का यूज़ होता है। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक। चलें आगे। अब तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अगर आप किसी एसिड की नॉर्मेलिटी निकालना चाहते हो, तो उस एसिड की बेसिसिटी को उसकी मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उस एसिड की क्या मिलने वाली है, नॉर्मेलिटी। जैसा अभी मैंने आपको बताया था 2 मोलर है H2SO4, तो बेटा यहाँ 2 लिख दोगे। H2SO4 है तो उसकी बेसिसिटी कितनी लिख दोगे, 2, तो 2 2 जा 4। तो हम क्या कहेंगे, जो एसिड की नॉर्मेलिटी है वो 4 नॉर्मल है। यूनिट हमारी क्या होगी, 4 नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल या इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्या होगी, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, जैसे मोल पर लीटर होते हैं, इक्विवेलेंट्स पर लीटर होगी। अगर आपने बेस लिया है तो उसकी नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी बेटा, यहाँ m आ जाएगा मोलरिटी, और n फैक्टर का क्या हो जाएगा, एसिडिटी। तो बेस की क्या होती है, एसिडिटी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम 9th। जो नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था मास फ्रैक्शन, है ना, सेम मिलता जुलता है, बस वहाँ वेट का फ्रैक्शन था, मासेस का फ्रैक्शन था, यहाँ मोल्स का फ्रैक्शन होगा। और इस टर्म को मत भूलना, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है और बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिलेशन बेस्ड। तो सबसे पहले है मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कि किसी भी एक कंपोनेंट का क्या लेना है आपको, मतलब किसी भी एक कंपोनेंट का क्या लेना है आपने, यहाँ पे बोलो क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे मोल्स लेके चलेंगे किसी एक कंपोनेंट के। ठीक है, और उसका रेशियो किसके साथ ले लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसके साथ ले लेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, 2 ही होते हैं कंपोनेंट्स आपके, एक सॉल्यूट और एक क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट। क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें सॉल्यूशन हमारा कैसा है बेटा, बाइनरी। तो हमारे पास 2 ही होंगे, ए एंड बी। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। तो क्या कहता है, किसी भी कंपाउंड्स का आप मोल्स लो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, यानी कि रेशियो हो गया। ठीक है, और जो कि प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, क्लियर है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और उसी को हम क्या कहते हैं, मोल
फ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है बेटा मोल्स का रेशियो है, तो किसी एक के ही तो लेके चलोगे आप, तो जिसका भी निकालना चाह रहे हो उसके मोल्स है, टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, सिंपल सा फ्रैक्शन निकल के आ गया। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ एक्स क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, कई बार इसको काई से भी डिनोट कर देते हैं लेकिन ज़्यादातर हम एक्स ही बोलते हैं इसको। तो एक्स क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना चाह रहा हूँ मैं, ए का। तो एक्स ए इज जस्ट इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी क्या है सॉल्यूट एंड ए क्या है सॉल्वेंट। तो इन दोनों के मोल्स ले लो, ए से उसको डिवाइड कर दो तो आपको एक्स निकल गया। अगर मैं एक्स बी चाहता हूँ तो क्या करोगे, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। टोटल मोल्स यही है, दोनों से उठा के क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक। अब फिर एक छोटा सा रिलेशन आ जाता है क्या, कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, हम ये लेके चलते हैं। अब बात आती है कैसे, तो देखो दोनों का सम लो, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या आएगा, एक्स ए क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी क्या होता है बेटा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों का एलसीएम लो क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, इनका लोगे तो ये भी क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, दोनों कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ गई 1। तो याद रखो किसी एक कंपोनेंट का आप क्या निकाल लो मोल फ्रैक्शन, दूसरे का आपको बस 1 माइनस कर देना। तो जो जैसे मेरे को यहाँ एक्स ए पता है, निकालना क्या है मेरे को एक्स बी, तो एक्स से वहाँ चला जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स ए। तो आपको एक का निकालना, दूसरा तो आपको 1 में से माइनस कर दो, जो निकला है दूसरे की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखो जितने भी थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आ जाती है। फिर आप क्या आ जाती है, क्या एक छोटा सा रिलेशन है, वो क्या है बिटवीन एम एंड एक्स, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, क्या है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 इनटू डी फॉर डेंसिटी अपॉन में एक्स ए इंटू एम में, क्या आ जाएगा एक्स ए इंटू एम में। एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन, एम में क्या है मोलर मास ऑफ ए, प्लस एक्स बी इंटू एम बी, एक्स बी क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, सम करो और इससे डिवाइड करो तो आपको मोलारिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं एक छोटी सी चीज़ जो क्या है फॉर्मेलिटी। तो इसको पढ़ना भी फॉर्मेलिटी ही है, क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी भी एक टर्म होती है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ लेते हैं हम कि फॉर्मेलिटी होती क्या है। तो बेटा फॉर्मेलिटी क्या है, बेसिकली जो मोलरिटी है उसी को आप फॉर्मेलिटी मान के चलो। फ़र्क क्या है, जो मोलरिटी थी उसमें हम क्या लेके चलते थे, मोलर मास लेके चलते थे। यहाँ आप क्या लेके चलोगे, फॉर्मूला यूनिट मास। वहाँ हम क्या लेके चलते थे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ हम क्या लेके चलेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास। बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, बल्कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स में। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव यूनिट और एक नेगेटिव यूनिट, दोनों मिलकर एक यूनिट को फॉर्म करते हैं, इसको हम फॉर्मूला यूनिट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि इनका जो मोलर मास है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। नॉर्मल हम मोलर मास नहीं कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। तो आपका जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो क्या होता है, तो यहाँ हम लेके चले एफ द फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिया आपने, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि किस में बेटा, लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में होगी तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1000 से, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी बन जाएगी, यूनिट क्या आएगी इसकी, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर। तो ये आपकी क्या बन जाती है, फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इसको फॉर्मेलिटी के हिसाब से पढ़ना, ज़्यादा यूज़ नहीं। तो अब आपका जो काम है वो क्या है, जो मैंने आपको स्ट्रेंथ से लेकर अप टू मोल फ्रैक्शन तक जो बताया है उनके सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको क्लियर नहीं है, मोल्स नहीं पता है क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर वो आपको पता नहीं है, या मोलर मास कैसे निकाला जाता है ना, मॉलिक्यूल से कैसे मास को कैलकुलेट किया जाता है, वॉल्यूम
से कैसे डेंसिटी निकाली जाती है, वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह, कैसे हम मास का वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो बेटा न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है यानी कि लेक्चर 4th, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, आज वाला थर्ड है। नेक्स्ट जो लेक्चर 4th आएगा सॉल्यूशन का, उसमें हम इन सब के ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूँगा मैं सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सारी की सारी कवर अप हो जाए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। बार बार मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करूँगा। तो यह बेटर है कि आप अपने फॉर्मूले एक पेज पे लिख लें, सिर्फ फॉर्मूले डेफिनेशन सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक पेज पे आप डायरेक्ट सबके फॉर्मूले को, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये है मैथमेटिकल टर्म में, मोलरिटी का ये है, मोलरिटी का ये है, नॉर्मेलिटी का ये है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन का। तो कम से कम ये 4 तो आपको याद होनी चाहिए, एक W/W और एक W/V। ये टर्म्स आपको अगर याद है तो ये मान के चलो कि आपकी मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपके हाथ में। ठीक है, तो याद रखना कि आपको ये फॉर्मूले सारे के सारे याद रखने हैं हर हालत में। क्लियर हुआ? एक बार पढ़ो, इसको रीड करो अच्छी तरह से, सब क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने इक्विवेलेंट मास H3PO2, H3PO3 और H3PO4 के बारे में बोला था कि उनका मेरे को इक्विवेलेंट मास निकालना, तो कोशिश करना उसका निकाल, नहीं आए तो बेटा ज़रूर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।